ठंड में गरीब बहू का जुगाड़ू गर्म ससुराल। सुबह सुबह उठकर सरिता देखती है कि बबीता ठंड में उतनी सुबह को चूल्हा सुलगा चुकी थी। क्या बात है देवरानी जी, आज बड़े सवेरे सवेरे आंच जोड़ लिया। बबीता चूल्हे के आगे हाथ किए हुए भी ठंड से थरथराए जा रही थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। सुबह के 7 बजे भी काफी ज्यादा धुंध जमा दिख रहा था। जेठानी जी, बस अभी अभी बर्तन धोकर आई हूँ। बाल्टी का पानी बिल्कुल बर्फ के जितना ठंडा हो रखा है। पानी छूने में तो करंट लग रहा है। सच में सर्दी के मौसम में तो पानी वाला काम करना सबसे ज्यादा भारी लगता है। एक तो हाथ पैर जल्दी गर्म नहीं होते, ऊपर से हमारा मकान इतना कच्चा है कि पूरी रात एक पतले बिस्तर में कांपते कांपते सुबह हो जाती है। जेठानी जी, जितना बड़ा हमारा परिवार है, ओढ़ने के लिए एक बड़ी वाली रजाई हो घर में, तब जाकर थोड़ा अच्छे तरीके से नींद आएगी। 10 बिस्तर ओढ़ने से अच्छा एक गर्म रजाई खरीद लेते। रहने दो देवरानी जी, घर में रजाई आ जाएगी तो हमारा काम बढ़ जाएगा। ठंड गुजरने के बाद ठंड के बिस्तर तो हम दोनों को ही धोकर सुखा कर रखना पड़ता है। तभी बबीता अपना जुगाड़ू दिमाग चलाती हुई बोलती है, जेठानी जी, रजाई धोने की क्या जरूरत है। मेरी गर्मी की 2-4 साड़ी खराब हो रखी है, उसका खोल बनाकर लगा लेंगे और जब कवर गंदा हो जाएगा तो निकाल कर धो देंगे। इससे भारी भारी ठंड के बिस्तर धोने से भी बच जाएंगे और ठंड में गरम गरम रजाई में सोने को मिलेगा। क्या बात है देवरानी जी, तुमने तो ठंड में ससुराल गर्म रखने का बड़ा अच्छा जुगाड़ लगाया है। दोनों बहुएं ठंड में खुले आंगन में खड़ी बात ही कर रही थी, तभी अंदर से गोदावरी निकल कर आती है। हे राम जी, रातों रात ठंड कितनी ज्यादा बढ़ गई है। बहुओं, अभी तक चाय नहीं बनाई तुमने। माँ जी, मैं आप सबके उठने का इंतजार कर रही थी ताकि सबके लिए इकट्ठी चाय बिठा दूंगी। ठंड का मौसम है, चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। चाय तो ठंडी हो ही जाएगी बहू, जब हवा भी पानी के जितनी ठंडी चल रही है। आंगन भी ओस से भीग कर एकदम पल्ला ठंडा हो रखा है। मेरे तो पैर सिहर रहे हैं ठंड से। माँ जी, थोड़ा धूप निकल जाए तो आंगन की लिपाई पुताई कर दूंगी। बहू, ये माघ की शुरुआती ठंड सीधा हड्डियों में चुभती है। शरीर जल्दी से गर्म नहीं होता। मैं तो कहती हूँ चूल्हा घर के भीतर कर लो, इतने ठंड में खुले में खाना पीना बनाना मत करो। ठंड से थरथराते हुए गोदावरी घर के अंदर चली जाती है, लेकिन मकान काफी कच्चा पुराना होने के चलते दीवारों में भी काफी सारे छोटे छोटे गड्ढे थे जहाँ से ठंडी हवा घुस रही थी। घर के अंदर भी थोड़ी गर्माहट नहीं लग रही। इस कच्चे मकान में तो ठंड का मौसम काटना दूभर हो रहा है। गोदावरी को ठंड से ठिठुरते हुए निभा जल्दी से एक चादर निकाल कर ओढ़ने को देती है। माँ, ये लो, ये चादर ओढ़ लो, शरीर में थोड़ी गर्माहट लगेगी। गोदावरी चादर ओढ़कर बिस्तर में बैठ जाती है। कुछ देर में बबीता गुड़ वाली चाय बनाकर देती है। तभी किशोर लकड़ी की गठरी लिए ठिठुरते हुए घर आता है। अरे बाप रे, आज तो एकदम कड़कड़ाती ठंड है। अरे बड़ी बहू, जरा गुड़ वाली चाय बनाई हो तो दे दे। जी बाबूजी, ये लीजिए चाय, अभी अभी बनाई है। गरम गरम गुड़ वाली चाय पीकर अब किशोर को थोड़ी गर्माहट लगती है। ऐसे ठंड के मौसम में तो गुड़ वाली चाय पीना सबसे ज्यादा बढ़िया है। शरीर में ही गर्माहट बनी रहती है। और दूध वाली चाय से ज्यादा स्वाद लगती है गुड़ की चाय। सच में जी, जब से बबीता बहू गुड़ की चाय बनाकर देने लगी है, मेरी तो दूध वाली चाय पीने की आदत ही छूट गई है। अरे सही है ना भाग्यवान, कम से कम इस साल तो दूध पानी का खर्चा बचेगा, वरना पिछले साल तो सर्दी में सबसे ज्यादा हमारे घर में दूध की चाय बनती थी। तुमने तो लत लगा ली थी खाली दिन भर चाय पीने की, पर बबीता बहू ने तुम्हारी आदत सुधार दी। अजी तुम चुप करो, जब देखो मेरे चाय पीने के लिए मुझको टोकते रहते हो। इतनी ठंड के मौसम में बिना चाय पिए गुजारा थोड़ी है। चाय पीकर शरीर में थोड़ी गर्माहट मिलती है। गोदावरी का परिवार किसी तरह गरीबी में रूखा सूखा गुजारा करते थे। जैसे जैसे गर्मी का मौसम तो खुले में बाहर सोकर गुजर जाया करता था, लेकिन कच्ची छत के अंदर सर्दी का मौसम काटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा होता था। विनोद और नरेश गत्ता फैक्ट्री में काम करके जो भी पैसे लाकर देते, उससे खाने के खर्चे के अलावा कुछ भी नहीं बचता कि वह घर में एक जरूरत का सामान खरीद सके। अरे सर्दी के चलते आज तो मशीन पर बिल्कुल भी हाथ नहीं चल रहे हैं। सुबह से अभी तक 20 बस गत्ते के कार्टून ही बने हैं। कोई नहीं, 7 बजे तक जितना तैयार होगा उतना बना देंगे। जहां फैक्ट्री में काम करने वाले बाकी मजदूरों ने ठंड के गरम मोटे स्वेटर पहन रखे थे, वहीं विनोद और नरेश के शरीर पर केवल एक पतली पुरानी शर्ट थी, जिसमें वो दोनों ठिठुरते हुए मशीन पर काम कर रहे थे, जबकि मोटा राम सेठ गद्देदार कुर्सी पर बैठकर हीटर की गर्माहट लिए हुए मजे से मूंगफली खा रहा था। आहा,
ये गरम गरम भुने हुए मूंगफली ठंड के मौसम में खाने में मस्त लगते हैं। आहा। मोटा राम को हीटर की गर्माहट में मूंगफली खाते देखकर नरेश दांत पीस लेता है। जब देखो इस सेठ का मुंह चलता ही रहता है। हम गरीब मजदूर के हक की दिहाड़ी मारकर कभी गजक तो कभी मूंगफली खा लेता है। अरे नरेश भैया जल्दी से काम खत्म करके घर चलते हैं। जैसे ही 7 बजते हैं दोनों भाई मशीन रोक देते हैं। सेठ शाम के 7 बज गए, हमारा टाइम भी हो गया है। अरे बड़ी जल्दी मच रही है घर जाने की। हाँ पहले बताओ 100 कार्टून बना दिए हैं कि नहीं? मोटा राम की पूछताछ करने पर दोनों भाई एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। अबे क्यों बे हरामखोर, अभी तो घर जाने की जल्दी पड़ी थी, अब क्या सांप सूंघ गया? सेठ दरअसल ठंड की वजह से आज मशीन नहीं चल पा रही है, इसलिए काम भी ज्यादा नहीं निकला। 60 कार्टून ही बन पाए हैं। यह सुनकर सेठ भड़कते हुए दोनों को जाने से मना कर देता है। अरे बाकी के 40 कार्टून का तुम्हारा बाप आकर बनाएगा? हाँ अरे मुझे आज ही डिलीवरी देनी है वरना मेरा नुकसान हो जाएगा। जब तक 40 डिब्बे और नहीं बनते चाहे फैक्ट्री में रुक कर ओवर टाइम लगाओ पर पूरा काम करके जाओ, वरना आज के बदले पूरे 2 दिन के पैसे काट कर दूंगा। सेठ की धमकी देने पर दोनों भाई घर के खर्चों का सोचकर देर रात तक फैक्ट्री में रहकर ठंड में काम करते हैं। मशीन चलाने में बार बार ठंड से उनके हाथ भी सुन्न पड़े जा रहे थे। सेठ सारा डिब्बा बना दिया है, अब जाए। अरे काम खत्म कर दिया तो जाओ, और हाँ फैक्ट्री में जो फालतू के गत्ते पड़े हैं उसे भी ले जाओ, जगह खाली हो जाएगी। ठीक है सेठ। दोनों भाई सारे गत्ते उठाकर घर ले आते हैं जहां बेचारे गरीब ससुराल वाले जमीन पर एक पतली चटाई बिछाकर ठंड में ठिठुर रहे थे। अरे भाग्यवान घर में और बिस्तर है तो निकाल दो, इस एक पतली चटाई में नींद नहीं पड़ती। अरे ठंड का मौसम है, थोड़ा मोटा बिस्तर करा करो। ये बिस्तर किस लिए रखा है? अरे बिछा दो उसे भी। अजी घर में ज्यादा ओढ़ना बिछौना है कहाँ, इसी को ओढ़कर तो रात में ठंड से थोड़ा बचाव होता है। ससुराल में सोने के लिए बिस्तर की कमी देखकर दोनों बहू काफी दुखी होती है। इतनी ठंड भरी मौसम में हमारे घर में सोने के लिए ज्यादा बिस्तर भी नहीं है, अब हमको ही कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। सही कह रही हो तुम देवरानी जी, ठंड के चलते जमीन तो बर्फ की सिल्ली जितनी ठंडी हो रखी और कोई चारा तो है ही नहीं। चूल्हे में आग जला लेते हैं, घर में थोड़ी बहुत गर्माहट तो भरेगी। सरिता जल्दी से चूल्हा जला देती है जिससे घर में थोड़ी थोड़ी गर्माहट भरने लगती है। सरिता बहू तूने इतनी रात के चूल्हा किस लिए जोड़ रखा है? देख आज खाली निकल रही है। माँ जी आप सबको ठंड लग रही थी तो इसीलिए मैंने बस एक गोईठा सुलगा दिया ताकि थोड़ी गर्माहट आ जाए। भाभी आपका जुगाड़ अच्छा है, अब घर में काफी गर्माहट सी आ गई है। तभी नरेश विनोद गत्ते लेके आते हैं। अरे विनोद, नरेश बेटा, इतने सारे गत्ते कहाँ से लेकर आए हो? बाबूजी फैक्ट्री में खराब पड़े थे तो सेठ ने बोला ले जाने को, तो हम उठा ले आए। आग तापने के काम आएगा। इतने सारे गत्ते देखकर बबीता के दिमाग में ठंड में ससुराल को गर्म रखने का अच्छा जुगाड़ आता है। जेठ जी इन गत्तों का आग ताप जाने से अच्छा इसे जमीन पर बिछा देते हैं, इससे बिस्तर ठंडा नहीं रहेगा क्योंकि ये गत्ते काफी ज्यादा गर्म करते हैं। बबीता का गत्तों से गर्म बिस्तर लगाने का आइडिया सबको काफी ज्यादा पसंद आता है। भाभी आपका जुगाड़ू दिमाग तो 5G की स्पीड से भी ज्यादा तेज चलता है, हमारे दिमाग में तो इस तरह के बिस्तर बनाने का जुगाड़ आया ही नहीं। माँ जी बाबूजी आप सब लोग थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर से उठ जाइए ताकि मैं और निभा अच्छे तरीके से बिस्तर लगा देंगे तो गर्माहट में अच्छे से सो जाइएगा। चलो बच्चों उठो, मम्मी को बुआ को बिस्तर करने दो। सब कोई बिस्तर से उठकर एक साइड में खड़े हो जाते हैं। निभा बबीता गत्तों को सेट करना शुरू करती है। निभा अब और गत्ते रहने देते हैं, इतने गत्ते गद्देदार बिस्तर लगाने के लिए काफी हैं। अब चटाई बिछाकर चादर लगा देते हैं। जी ठीक है भाभी। थोड़ी देर में सब गत्ते के बिस्तर पर सो जाते हैं। चटाई वाली पतले दुबले बिस्तर की तुलना में अब सबको गत्ते वाले बिस्तर पर सोकर गर्माहट लगती है। अरे वाह, इस गत्ते वाले बिस्तर पर तो सोकर कितना गरम गरम लग रहा है ना स्वीटी दीदी। हाँ राजू, अच्छा है अब हमें चटाई पर नहीं सोना पड़ेगा इतनी ठंड में। बबीता बहू ये तूने बहुत ही बढ़िया जुगाड़ कर दिया, बिस्तर गर्म रखने का, है ना जी? हाँ पहले की तुलना में बिस्तर थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन ये चटाई पर खाली चादर बिछा दी तो चुभ रही है। पापा जी आज के लिए आप सब लोग सो जाइए, कल हम चुभते बिस्तर का भी जुगाड़ कर देंगे। घनघोर गरीबी और खराब हालात के चलते सब बिना रजाई के पतले दुबले से लेवे को ओढ़ कर सो जाते हैं, लेकिन सबको पूरी रात सर्दी लगती है, जबकि पड़ोस में सब अपने घरों में हीटर चलाकर गर्माहट में सो रहे थे। अले अले मेरा राजा बेटा क्यों रो रहा है? तभी मुन्ना रोते रोते ठंड से खांसने लगता है।
लगता है बहू इसको फिर से खांसी जुकाम लग गया। कितनी बार बोला है मैंने बबीता बहू को कि ठंड का मौसम है, पानी वाला काम कम किया कर। अरे बच्चे को ऐसे बार बार खांसी जुकाम लगना ठीक बात नहीं है, निमोनिया होने का खतरा रहता है। माँ जी अब तो मैं पानी वाला काम पैरों में चप्पल डाल कर करती हूँ, फिर भी पता नहीं मुन्ना को सर्दी जुकाम कैसे चढ़ जाता है। बबीता भी मुन्ना छोटा है और वो तुम्हारा दूध भी पीता है, इसीलिए तुम्हारे शरीर की ठंडक दूध पीने से उसके शरीर में पहुंच जाती है। सरिता बहू, मैं तो बहू को समझा समझा कर थक गई हूँ, अब तू ही इसको सिखा दे। जच्चा बच्चा वाली औरतें ठंड में कैसे रहती हैं, शरीर में एक स्वेटर भी नहीं पहन रखा। माँ जी मेरे पास पहनने के लिए एक भी स्वेटर नहीं है। आपने जो एक स्वेटर खरीदा था वो भी पिछले साल ही फट गया था। ऐसा कहते हुए बबीता के चेहरे पर उदासी दिख रही थी। बहू तो अपना पुराना वाला स्वेटर मुझको ला कर दे, मैं देखती हूँ कितना फटा। अगर जोड़ लगकर पहनने लायक हो जाएगा तो मैं ठीक कर दूंगी। बबीता स्वेटर लाकर अपनी सास को देती है। स्वेटर का कलर निकल चुका था और जगह जगह से कपड़ा उधर रहा था। माँ ये 150-200 वाले स्वेटर बिल्कुल खराब क्वालिटी के होते हैं। एक धुलाई धोते ही इसका कच्चा कलर निकल जाता है और कपड़ा भी बिल्कुल कागज के जितना पतला होता है कि ठंड नहीं भागती। निभा, बढ़िया क्वालिटी का स्वेटर कम से कम 700 से 800 का आएगा, और इतनी तो तेरे भाइयों की आमदनी नहीं। पिछली बार तो किसी तरह थोड़ा बहुत बुनाई का काम कर लिया था तो ये भी खरीद दिया था। इस बार तो ठंड में स्वेटर बुनने का काम भी नहीं आ रहा, वरना मैं खरीद देती। सरिता बड़ी ध्यान से उस फटे स्वेटर को देखती है और उसे जुगाड़ सूझता है। माँ जी आप ये स्वेटर मुझको दे दीजिए, मैं इस पर कच्चा करके बना दूंगी। घरेलू काम खत्म करने के बाद सरिता उस स्वेटर पर रंग बिरंगे धागे से फूल बिठाकर उसे सुंदर बना देती है। ये लीजिए देवरानी जी, अब आपका स्वेटर पहनने के लिए ठीक हो गया। स्वेटर पर फूलों की कारीगिरी बबीता को काफी पसंद आती है, जिसके लिए सरिता के हुनर की तारीफ करती है। सरिता दीदी, मुझे नहीं पता था कि आप में सिलाई कढ़ाई का भी हुनर है। पता है मुझको इस तरह के फूलों वाले स्वेटर काफी ज्यादा पसंद है। आपने सिलाई सीखी हुई है? पूरी तो नहीं, लेकिन अपनी दीदी को चादर पर्दे पर फूल वगैरह करते देखा था, इसीलिए देखा देखी सीख गई। बाकी मैं तो कहती हूँ तुम भी निभा के साथ सिलाई की कोचिंग कर लो। सिलाई सीख लोगी तो सिलाई में भी अच्छे खासे पैसे हैं। हाँ बबीता भाभी, आजकल तो एक ब्लाउज बनाने का भी 300-400 रुपए सिलाई हो रखा है। अपनी ननद और जेठानी की बात सुनकर बबीता में सिलाई सीखने की मनसा तो होती है, लेकिन ससुराल के खराब हालातों को देखकर वो मना कर देती है। जेठानी जी, निभा खुद इतनी मुश्किल से सिलाई सीख पा रही है और अभी घर के हालात भी अच्छे नहीं है। चलिए आज मिट्टी लाने के लिए जंगल भी चलना है। आज धूप अच्छी खिल रखी है तो दीवारों को गोबर मिट्टी से पोत देते हैं। धूप निकली देखकर दोनों बहुएं टोकरी लेकर जंगल में मिट्टी लेने आती हैं, जहां सारे पेड़ पौधों के पत्तों पर जमी ओस बरस रही थी। तभी एक ठंडी बूंद पत्तों से छूकर सरिता पर आती है। हे भगवान, ये बिन बादल बरसात कहाँ से हो रही है? ये सर्दी का मौसम क्या कम कहर बरसा रहा है जो बारिश भी हो रही है? तभी बबीता सभी पेड़ों के पत्तों से ओस बरसती हुई देखती है। जेठानी जी, कोई बारिश वारिश नहीं हो रही है, सर्दी से पत्तों पर ओस भरी हुई है, वही गिर रहा है। चलिए जल्दी से मिट्टी लेते हैं, मुझे ठंड लग रही है। दोनों कांपते हुए जंगल के घने हिस्से में आती हैं, जहां बहुत सारी जंगली भेड़ें झुंड बनाकर हरी हरी घास चरा रही होती हैं। सरिता भाभी, कितनी सारी भेड़ें झुंड में चर रही हैं और उनके छोटे छोटे मेमने कितने प्यारे लग रहे हैं देखने में। सरिता देखती है कि सारी की सारी भेड़ काफी ज्यादा ऊन से भरी होती है, जिससे उसका जुगाड़ू दिमाग चालू हो जाता है। बबीता, ये सारी की सारी भेड़ कितने ज्यादा ऊन से भरी हुई है। अगर एक भेड़ का ऊन निकाला जाए तो बढ़िया 2 स्वेटर बन जाएंगे। पता है भेड़ के ऊन से बने हुए स्वेटर काफी ज्यादा गर्म करते हैं पहनने पर, और आजकल तो भेड़ के ऊन से बने स्वेटर मिलते भी नहीं है। सरिता भाभी, चलिए इन भेड़ों का ऊन निकाल कर ले चलते। इनके ऊन से तो हमारे परिवार की गर्म स्वेटर, टोपी, मोजे, दस्ताने सब बन जाएगा। मगर पहले अच्छे से देख परख कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये भेड़ें किसी चरवाहे की हुई तो। अब दोनों बहू जंगल के चारों तरफ चरवाहे को देखते हैं, लेकिन ठंड के कोहरे में उनको कोई नहीं दिखता। जेठानी जी, ये जंगली घूमकर भेड़ हैं, इससे पहले कि कोई और इनका ऊन उतार ले, हम ले लेते हैं। दोनों बहू जैसे ही भेड़ की तरफ बढ़ती हैं तो भेड़ें भागने लगती हैं, लेकिन उनका पूरा शरीर ऊन से भारी होने के चलते वो भाग नहीं पाती। अरे कहाँ भाग रही हो मेरी प्यारी भेड़ें, हमको ऊन लेने दो ना। दोनों जल्दी जल्दी ऊन उधेड़ कर टोकरी में भर लेती हैं। देवरानी जी, दोनों की दोनों टोकरी तो ऊन से भर गई, अब मिट्टी किस में ले चलेंगे? सरिता भाभी, मिट्टी कल आकर ले चलेंगे। चलिए अभी चलते हैं, वैसे भी हम जंगल के काफी अंदर आ चुके हैं, बाहर निकलते निकलते सूरज डूब जाएगा।
सही कह रही हो, वैसे भी सर्दी के कारण दिन छोटे रात बड़ी हो रही है। दोनों जंगल के घने भाग से बाहर जाने लगती हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पक्षी भी पेड़ों पर ठंड से बचने के लिए घोंसले लगा रहे थे। तभी थोड़ी दूरी पर बहुत सारे मशरूम और हरी हरी ब्रोकली उगी हुई देखती हैं। जेठानी जी देखिए, कितने ताजा ताजा मशरूम उगा हुआ है। पता है इसकी